वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन में डॉक्टर निकिता एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द फार्माकोविजिलेंस कोर्स जो मैंने रिलीज किया था यूट्यूब पे। ये सेकंड पार्ट है उसका। बहुत अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का, तो ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड हो तो अभी देख लेते हैं रिटन एंड टेक्निकल क्वेश्चंस। अगर किसी को भी लग रहा है ना कि ये वीडियो कहाँ से आ रहा है तो इसका पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। जितने भी लोग फार्माकोविजिलेंस की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, जितनी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बल्क हायरिंग करती हैं, मतलब जहां खूब सारी वैकेंसीज आती हैं हर साल एंड फ्रीक्वेंटली भी उनकी वेबसाइट्स पे आती रहती हैं रेगुलर वैकेंसीज भी फ्रेशर्स के लिए, बी फार्म फ्रेशर्स, फार्म डी फ्रेशर्स, एम फार्म फ्रेशर्स। तो उसकी तैयारी मैं करवा रही हूँ। आगे चल के अगर मुझे इस तरह का आपका लगता है कि कंटिन्यूस अटेंशन है तो बहुत सून इसका, क्योंकि कोर्स की प्रिपरेशन भी चल रही, तो मैं कोर्स लॉन्च भी करूंगी अगेन। सो ऑल ऑफ दिस, ये जो इसका पार्ट 1 का वीडियो था वो चेकआउट करो तो समझ में आएगा ये सेकंड पार्ट कहाँ से रिलेटेड है। तो रिटन एंड टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं फार्माको विजिलेंस जॉब्स में, एंड उसके बाद एचआर राउंड्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आंसर, उसका जस्टिफिकेशन। टेक्निकल राउंड्स क्या क्या होंगे, उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस करें इस वीडियो में आंसर्स के साथ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो रिटन एंड टेक्निकल क्वेश्चंस में आ जाते हैं। सैंपल क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं वो है जैसे कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इन डेप्थ, मतलब सब सेट है उसका, सब क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस इन ईच फेज। तो ये एक क्वेश्चन है ना, सैंपल क्वेश्चन। आपसे हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, व्हाट इज फेज 2, व्हाट इज फेज 3, देन व्हाट इज फेज 4, या फिर हमारा पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि फार्माकोविजिलेंस का रोल कब आता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो आप बोलेंगे पोस्ट फेज 3 आपका मार्केटिंग फेज या फिर फेज 4, वहां पे फार्माकोविजिलेंस का मेन रोल है। क्यों? क्योंकि जब ऑलरेडी ड्रग मार्केट में रिलीज हो जाती है तब पेशेंट्स पे उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, जो वो ग्लोबल मार्केट में रिलीज हो गई है, कोई स्पेसिफिक कंट्री में रिलीज हुई है, जहां पे भी रिलीज हुई है, तो वहां पे मार्केट होने के बाद, मतलब ड्रग को बेचा जा रहा है, सेल करा जा रहा है वहां पे, तो वहां के पेशेंट्स पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सॉरी, वहां के पेशेंट्स पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है। और ये काम किसका होता है? फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट का काम होता है। वो मैन्युअली एनालाइज नहीं करेगा, डेटा कलेक्ट होकर ग्लोबल डेटाबेसेस में जाता है, आपके पास केस स्टडीज आती हैं, आप उसको एनालाइज करोगे सॉफ्टवेयर की हेल्प से, एंड देन उसको प्रिडिक्ट करोगे कि हाँ ये ड्रग सेफ है, अगर प्रॉब्लमैटिक है तो किस लेवल तक सीरियस प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हो रहे हैं इसमें, अगर इसको मार्केट से रिवोक करना चाहिए या इसमें मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, तो ये सारे डिसीजंस कंपनी लेगी। आपको रिपोर्ट करना है कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स रिएक्शन, एडवर्स ड्रग इवेंट्स दिख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडवर्स इवेंट्स वर्सेस एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब देखो जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं डिपेंड करता है, कंपनी अगर आपका पहला एप्टीट्यूड और रीजनिंग राउंड लेती है तो हो सकता है सेकंड राउंड जो टेक्निकल होगा वो रिटन भी हो सकता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे हो सकता है, एंड आपका जो इंटरेक्शन होगा ना टेक्निकल टीम के साथ तो वो वर्बली भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारे लोग बैठे हैं जो फार्माकोविजिलेंस ही कर रहे हैं, पीवी एसोसिएट्स एंड बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आप फार्मा बैकग्राउंड से हो, लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो, हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हो, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका नहीं है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही कॉमन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब कोशिश करना अपनी हर एक चीज का जस्टिफिकेशन इमीडिएट देना, ऐसा सोच कर नहीं दिस एंड दैट नहीं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें याद करते चलो, है ना, मान लो ये आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर के पेपर्स में हैं। तो एडवर्स इवेंट इज एन अनडिजायरेबल एक्सपीरियंस। अनडिजायरेबल कोई एक ऐसी चीज होती है, आपको पता है ये एडवर्स रिएक्शन दिखेगा, ये एडवर्स इवेंट दिखेगा, पर वो नॉट नीडेड है। मतलब कि सपोज मैं बोलूं किसी ड्रग, कोई मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद नॉजियस फील होता है, मतलब अजीब सा लग रहा है, वॉमिटिंग के जैसा लग रहा है, आपको पता है ये चीज कि ऐसा होगा, तो ड्रग्स के पीछे कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह मेंशन्ड होते हैं। तो ये हो गया एडवर्स इवेंट, दैट यू नो दैट द ड्रग मेकर नोज कि ये एडवर्स इवेंट रिपोर्ट होगा, ये बहुत ही कॉमन है। पर एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? हार्मफुल और अनइंटेंडेड रिएक्शन एट अ नॉर्मल डोज, मतलब उस नॉर्मल डोज पे वो रिएक्शन रिपोर्टेड नहीं था जब क्लिनिकल रिसर्च हुआ, पर सडनली किसी में अगर वो दिख रहा है, अनइंटेंडेड है या फिर हार्मफुल है, या तो पता नहीं है कि ऐसा होगा और दिखने लगा ऐसा रिएक्शन, या फिर हार्मफुल रिएक्शन है, सपोज किसी का ब्रीदिंग रेट एकदम से स्पीड अप हो गया,
तो ये हम बोल सकते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन होंगे। कोशिश करिए हर चीज को अपने एग्जाम्पल्स के साथ कोट करिए। आगे जो मैं कोर्स लॉन्च करूंगी उसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं और डिटेल में होंगे, केस स्टडीज हम सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ हर एक आंसर बताऊंगी, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियोस में काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं एक प्रॉपर उसका 1-to-1 सेशंस करूंगी कोर्स के लिए, एंड और अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो आप लोग एकदम रेडी हो जाओगे, कॉलेज करो एंड ये कोर्स लो एंड सीधे गेट योर जॉब्स। एंड जॉब्स पोस्ट मैं कर ही रही हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं और रिटन क्वेश्चन में सिग्नल डिटेक्शन क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान के चलो ये जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना, ये आएंगे ही आएंगे, ये अगर आप फ्रेशर हो, अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, राइट दिस डाउन समवेयर, ये क्वेश्चन गारंटी से आएंगे। ये सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कॉमन है, हमें पता ही नहीं होता बी फार्म करने के बाद हम एक्चुअली जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर्स भी मैं दे रही हूँ। आगे फर्दर हम 1-to-1 इंटरेक्शन भी करेंगे, लाइव सेशंस भी करेंगे, और वहां पे मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसका डिटेल कोर्स आने वाला है, राइट। तो सिग्नल डिटेक्शन क्या है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग न्यू एडीआरस और चेंजेस इन द पैटर्न्स ऑफ एडीआर ड्यूरिंग ड्रग सोर्सेज लाइक एडियोविजिलेंस एंड विजीपीएस। देखो क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे ड्रग के डेटाबेसेस हैं, अपने हमारे इंटरनेशनल, यूरोपियन, इस टाइप के डेटाबेसेस हैं, तो वहां पे ना इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। कभी कहीं पे कोई केस स्टडीज आई या कुछ भी ऐसा एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट हुआ तो इमीडिएटली अपडेट हो जाता है डेटा सोर्सेज में। तो सिग्नल डिटेक्ट करना मतलब अगर कोई नया एडीआर आ रहा है या किसी ड्रग को कंज्यूम करने में उसके रिस्पॉन्सेज में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको, क्योंकि देखो हमारा जो हम द एनवायरमेंट ऐसा हो क्यों रहा है, अगर थोड़ा थ्योरी में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूं मैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी ड्रग से नया रिस्पॉन्स आ रहा है। आप देख रहे हो बहुत सारे नए बैक्टीरियाज, वायरसेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, दीज आर ऑल हैपनिंग। तो एज अ ह्यूमन भी हम इवॉल्व हो रहे हैं, बैक्टीरियाज भी इवॉल्व हो रहे हैं, सब कुछ मॉडिफाई हो रहा है। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट एंड नॉर्मल जो कोई ऑर्गन किसी का डिसफंक्शन है, वो सारी चीजें एक अलग एनवायरमेंट क्रिएट करता है। तो ड्रग डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्स करती है पर्सन टू पर्सन, वी हैव ए डिफरेंट, हमारा जीनोटाइप, ये बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जिनकी वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी का एनवायरमेंट डिफरेंट है। तो हर बार ऐसा होगा ही होगा, इसीलिए मैं कहती हूँ पीवी एवर इवॉल्विंग फील्ड है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये नए इवेंट्स आएंगे ही आएंगे, पर्सन टू पर्सन, दो लोग अगर ऑफ सेम एज, सेम जेंडर, ईटिंग वन चपाती, किसी को और somebody will still be hungry, somebody will be fulfilled by that diet, तो वी आर वेरी डिफरेंट, मशीन्स के जैसा नहीं है। तो एक बहुत अच्छी फील्ड होती है। सिग्नल डिटेक्शन मान के चलो होता क्या है कि कोई भी ड्रग आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्सेज में अगर कुछ चेंज आता है तो पीवी एसोसिएट को वो चीज रिपोर्ट करनी पड़ती है, सिग्नल को डिटेक्ट करके रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, डेटा सोर्सेज में अपडेट करना पड़ता है। आईसीएच E2E गाइडलाइंस क्या होती हैं, अगर पूछा जाता है व्हाट आर दीज गाइडलाइंस, तो ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर फार्माकोविजिलेंस, फोकस ऑन एडीआर रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। इन शॉर्ट अगर इसको समझो तो आईसीएच जो गाइडलाइंस है E2E, ये किसके लिए? स्पेसिफिकली फार्माकोविजिलेंस के लिए है। कोई भी एडवर्स रिएक्शन अगर होता है आपको रिपोर्ट करना है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में जो भी एडवर्स रिएक्शन मिलता है उसको रिपोर्ट करना है, रिस्क है अगर किसी ड्रग में आपको रिपोर्ट करना है। ये सारे फ्रेमवर्क के लिए ये गाइडलाइन डिजाइन करी गई है। तो जितने भी लोग पीवी में जाना चाह रहे हैं उन्हें गाइडलाइंस के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं कभी भी फ्रेशर्स को ये नहीं कहती हूँ कि आपको ये गाइडलाइंस बाय हार्ट याद होनी चाहिए, दैट इज ओनली फॉर समबडी जो इस जॉब में ऑलरेडी है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसको। आपको सिर्फ ये नाम पता होने चाहिए और ये होता क्या है पता होना चाहिए। इससे ज्यादा आपसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं, वो ट्रेंड लोग नहीं हायर कर रहे हैं। पर ऐसा भी नहीं हो कि आपको पता ही नहीं ये सब क्या होता, तो उन्हें ऐसा ना लगे कि जो हायरिंग टीम है उसको लगे यार इस बच्चे को पता है सिग्नल डिटेक्शन वर्ड का मतलब क्या है, इस बच्चे को पता है एडीआर वर्ड का मतलब क्या होता है, इस बच्चे ने एप्टीट्यूड का बेसिक मैथ सॉल्व किया है, इसको लॉजिक एंड रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस पता है, तो मुझे इसमें बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा इसको ट्रेन करने में। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक दूसरा बच्चा जो सिर्फ बी फार्म की डिग्री लेकर आया है, और हो सकता है उसने बड़े सारे कोर्स भी करे होंगे, बहुत सारे लोग ना सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए कर लेते हैं कोर्स, पर मेरा जो मानना है, जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मुझे आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा लगा, तो जो रियल में स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है ना, मैं 1-to-1 जूम सेशंस भी करूंगी। अगर मुझे लगता है कि आप लोग जेन्युइन हो और सच में ट्रेनिंग करना चाहते हो एज अ फ्रेशर, तो वो भी हम करेंगे। बट देन आई वांट टू सी कि हाँ कितने बच्चे एक्चुअली विलिंग हैं इसको जानने के लिए, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो ये चीज अगर आपको इतना बेसिक बेसिक पता होगा ना, तो बहुत चांसेस इजी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे हायर होने के। अच्छा, प्रिपरेशन टिप्स क्या, थोड़ी थोड़ी गाइडलाइंस के बारे में पता कर लो, WHO ये क्या है, मेड्रा क्या होता है, टेस्ट पेपर्स आपको ऑनलाइन बहुत जगह मिल जाएंगे, पर अगर आपको लग रहा है मैं सॉल्व करूं तो मैंने सॉल्व किए भी हैं पहले भी एक वीडियो में, उसका लिंक ड्रॉप करूंगी मैं, आगे भी सॉल्व करने वाली हूँ। रिटन टेस्ट और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, ये हमारा जनरली फर्स्ट राउंड होता है। जो हमारा फर्स्ट राउंड होता है वो कभी भी टेक्निकल नहीं होता है, क्योंकि पहला वो देखते हैं आपको बेसिक बेसिक आपका स्किल्स कितने हैं, बेसिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग में आप कैसे हो।
उसके बाद वो जाके कहीं टेक्निकल स्किल्स देखते हैं। तो ये इनके क्वेश्चंस देख लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे इसमें है सैंपल क्वेश्चन लॉजिक रीजनिंग, फाइंड द मिसिंग नंबर। अगर इसमें देखो फाइंड द मिसिंग नंबर में तो क्या है 2, 6, 12 और 20। अभी ये कोई बहुत ऐसी कोई मैथ्स नहीं है, अगर आप नॉर्मल मान के चलो तो 2 और 6 में कितना डिफरेंस है 4, 6 और 12 में कितना डिफरेंस है 6 का, एंड 12 और 20 में कितना डिफरेंस है 8 का। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये 2 से ऐड होते जा रहे हैं, मतलब 4 में अगर मैंने 2 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ गया, ठीक। आप 2 2 ऐड करते जा रहे हो। अब 8 में अगर मैं 2 जोड़ती हूँ तो कितना आता है 10। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 20 प्लस 10। समझ में आई बात? तो हमारा आंसर हो गया 30। बस सिर्फ इनको लॉजिक चेक करना है, बेसिक रीजनिंग चेक करनी है। करेक्ट ग्रामर मिस्टेक्स पूछ लिया जाते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे दिए जाते हैं, इसमें ग्रामर बताओ, कॉमा फुल स्टॉप है कि नहीं, करेक्ट वर्ड यूज हुआ है कि नहीं, परसेंटेज रेशियोज, ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। कहाँ से देखने हैं आपको? आर एस अग्रवाल हो गया, अरुण शर्मा, ये तो मतलब ये बुक्स हमने बहुत पहले भी पढ़ी और पता है मैं क्यों कह रही हूँ, सिर्फ पीवी ऐसा नहीं है जहाँ पे एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगा। आप फार्मेसिस्ट का गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए करते हो, और किसी प्राइवेट जॉब के लिए करते हो, एप्टीट्यूड रीजनिंग बेसिक है ही। आप किसी भी फील्ड में जाओ ये आएगा ही आएगा, तो डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ये कुछ भी ऐसा पेड नहीं है, आप जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं रिटन टेस्ट में और टेक्निकल क्वेश्चंस क्या आते हैं। केस प्रोसेसिंग क्या होती है, आपसे पूछा जाएगा क्या आपको पता है व्हाट इज केस प्रोसेसिंग, व्हाट इज केस। तो केस प्रोसेसिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल एक एक पैराग्राफ होता है कि अ 65-year old female was consuming ibuprofen and that person was also suffering from kidney dysfunction and that person is now noticing maybe हॉट फ्लैशेस, देन रेडनेस, देन ब्लीडिंग, या कुछ भी ऐसा करके होगा, पूरा केस बना होगा, और आपको उसमें से सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहले तो सॉफ्टवेयर में एंटर करना है, उस केस में से असेस करना है, एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करना है, फिर आपको सारे सिग्नल्स और कोडिंग्स की हेल्प से, अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसको सबमिट करना है रेगुलेटरी बॉडी को। तो ये सारा काम आपका होता है केस को प्रोसेस करना। अब पीवी डेटाबेसेस कौन से होते हैं, आर्गस होता है, ओरेकल होता है, ये सारे ना बहुत कॉमन डेटाबेसेस है, और ये कंपनीज इनको खरीद के रखते हैं, और बहुत सारी कंपनीज अपने खुद के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पर ये डेटाबेस है। देखो डेटाबेस का मतलब होता है ये कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको फीड करनी है ऑनलाइन, या फिर आपको ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेसेस है जहां से अपडेटेड, ये रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि देर आर सो मेनी केसेस विच आर रिपोर्टेड एवरी सेकेंड। हर सेकंड कुछ ना कुछ केस रिपोर्ट हो रहा है और वो अपडेट होता जाता है, तो यू विल हैव टू चेक फॉर दैट। आपको केस रिपोर्ट्स मैनेज करनी है, आपको अपडेट भी करना है डेटाबेस, अगर आपके पास कुछ ऐसा केस आता है तो, और आपको चेक करना है कि जो केस है वो रेगुलेटरी गाइडलाइन से कंप्लाई होता है कि नहीं। आप डिसाइड नहीं करोगे कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो दिस इज नॉर्मल और नॉट। आप रिपोर्ट करेंगे, गाइडलाइंस चेक करेंगे, अगर वो किस में आता है, सीरियस इवेंट है, कोर्स में बताऊंगी। और सीरियस एडवर्स इवेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इन्वॉल्व लाइफ थ्रेटनिंग एडीआरस, मतलब इस तरह का अगर कोई रिएक्शन आ रहा है, आपने मेडिसिन ए दिया किसी को और ऐसा कुछ रिएक्शन आ रहा है कि उसका बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो गया, या पेशेंट कोमा में चला गया, हो सकता है उसने कॉन्शियसनेस लॉस कर दिया, हो सकता है उसको लाइफ सपोर्ट पे रखा गया है, हो सकता है उसकी डेथ हो गई है, कोई भी ऐसी कंडीशंस अगर आपको दिख रही है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा रेगुलेटरी बॉडीज को, जिसमें से पेशेंट को या तो लाइफ थ्रेटन हो रही है उसकी इन सारे केसेस में, या उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, या उसको कोई पार्शियल या टेम्पररी या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, या तो पार्शियल डिसेबिलिटी हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, पैरालिसिस हो गया, टेम्पररी डिसेबिलिटी हुई, ईयर में सेंसेशन लॉस, उसको हियरिंग लॉस हो गया टाइम बीइंग के लिए, हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, हो सकता है फॉर एवर परमानेंट, तो टेम्पररी या फिर परमानेंट। अब एड्यूरा विजिलेंस वर्सेस विजी फ्लो, ये सब क्या होते हैं। एड्यूरा विजिलेंस क्या आपका यूरोपियन डेटाबेस है एडवर्स रिएक्शंस के लिए, और विजी फ्लो किसका है, डब्ल्यूएचओ का। तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। आगे नहीं पूछा जाएगा आप इसको चला लेते हो कि नहीं, कितना आता है, नहीं। बेसिक व्हाट इज एडोरा विजिलेंस, हैव यू हर्ड ऑफ इट। आप बोलेंगे यस। एडोरा विजिलेंस क्या है, यूरोपियन डेटाबेस है एडवर्स रिएक्शंस के लिए। विजी फ्लो क्या है, डब्ल्यूएचओ है ग्लोबल सेफ्टी डेटाबेस। देन अगेन अगर वो कोर्स मैं करती हूँ आगे चल के, मैं अगेन उसके पूरा अच्छे से डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, वो सारी चीजें बन रही हैं, तो उसमें मॉक इंटरव्यूज भी शेड्यूल करेंगे, कि मतलब 1 to 1 स्टूडेंट जो भी एनरोल करेगा उस कोर्स में, तो आपको पूरा प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसका आंसर करोगे। तो वैसे ही जैसा हमारा एग्जाम इंटरव्यू होने वाला है उस तरह के लिए हम रेडी हो जाएंगे सिनेरियोस के लिए।
तो ये पूछे जा सकते हैं। एचआर इंटरव्यूज क्या होते हैं? एचआर एकदम आपका लास्ट राउंड होगा सैलरी डिस्कशन से पहले, तो वो भी बेसिक्स पूछ सकते हैं आपसे। व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इट अलाइंस विद माय पैशन, मेरा इंटरेस्ट है एडवर्स रिएक्शन मॉनिटर रिपोर्ट करना, इस तरह की फील्ड को परस्यू करना मैं चाहता हूँ, आगे चाहती हूँ। देन विल यू बी एबल टू हैंडल प्रेशर, अगर बहुत सारा काम होगा तो आप टास्क, आप कहोगे यस आई मैनेज प्रेशर, मैं टास्क प्रायोरिटाइज करूंगा, मतलब कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर एक्शन लूंगा। कुछ भी अगर मुझे दिया जाता है कि नहीं आप अथॉरिटेटिवली ये टास्क कंप्लीट करें, आप इसके हेड हैं या ये टास्क आपको असाइन करा जा रहा है, एंड देन फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल टास्क टू मीट द डेडलाइंस एफिशिएंटली, जो सबसे जरूरी है वो मैं सबसे पहले करूंगा। तो आप ये भी नहीं कह रहे हो कि हाँ मुझे कितना भी काम दे दो मैं कर लूंगा कर लूंगी, देन आप ये बोल रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं प्रायोरिटाइज करूंगा। आपको अपने बाकी करियर गोल्स, पर्सनल मिशन बता सकते हो साथ में। आई एम टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन फार्माकोविजिलेंस, और मैं सीनियर स्पेशलिस्ट का रोल भी आगे लेना चाहती हूँ। देन ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है। टास्क प्रायोरिटाइजेशन करना है, हाई रिस्क एडीआर्स को पहले रिपोर्ट करना है, जो अर्जेंट एडीआर्स उनको पहले रिपोर्ट करना है, डेडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, और अपने आप को नई नई गाइडलाइन से अपडेटेड रखना है, ये भी बोलना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टूल्स क्या होंगे हमारे? अगेन आर्गस सेफ्टी, ओरेकल, आरएसजी, विजीफ्लो, ये सारे हमारे अलग अलग केस मैनेजमेंट टूल है हमारा। ये एडीआर रिपोर्टिंग का टूल है हमारा। देन हम बोल रहे हैं कि हम डेटाबेसेस को भी मेंटेन कर रहे हैं, डब्ल्यूएचओ का डेटाबेस है, मैंने पहले भी बताया था। ये कुछ बुक्स हैं, बाकी और तरफ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हम लास्ट ईयर टेक्निकल पेपर को, एसेंचर। एसेंचर में क्या पूछा गया था? वो डिस्क्राइब मेड्रा। तो मेड्रा क्या होता है? मेडिकल डिक्शनरी ऑफ रेगुलेटरी एक्टिविटीज। ये एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का बुक है जिसमें आपको सारे कोड्स मिल जाएंगे, ड्रग सेफ्टी से रिलेटेड, ड्रग मॉनिटरिंग से रिलेटेड, एडवर्स रिएक्शन को रिपोर्ट करने से रिलेटेड। तो मेड्रा क्या होता है पता होना चाहिए। ड्रग सेफ्टी रिपोर्ट क्या होती है? ड्रग सेफ्टी, किसी भी ड्रग की एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें ड्रग को एनालाइज करा जाता है कि उसमें कितने एडवर्स रिएक्शन है, रेगुलेटरी बॉडीज को ध्यान में रखते हुए। अगर वो ड्रग इंडिया में रिलीज हो रही है तो इंडियन रेगुलेटरी गाइडलाइन से कंप्लाई करना पड़ेगा, यूरोप में रिलीज हो रही है वहां की गाइडलाइन से कंप्लाई करना पड़ेगा आपको। रिस्क असेसमेंट करा जाता है, उसके बाद उसको लेबल करा जाता है अगर कोई भी चेंजेस उसमें करने हैं। देन टीसीएस का लास्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं। डेटा डिस्क्रिपेंसीज इन केस प्रोसेसिंग, व्हाट आर द डेटा डिस्क्रिपेंसीज इन केस प्रोसेसिंग। तो ये टेक्निकल राउंड में से है। तो डेटा डिस्क्रिपेंसी कैसे मैनेज करोगे कि आप डेटा को वैलिडेट करोगे। मतलब मैंने बोला कि अगर एक पेशेंट है वो 65 ईयर्स का है, आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है, उसी केस में लिखा लिखा हुआ मिल रहा है 65 ईयर ओल्ड फीमेल, यहाँ पे लिखा गया था 65 ईयर ओल्ड मेल। तो आप जाके वैलिडेट करेंगे कि क्योंकि जेंडर इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल, या 65 से सीधे 6 लिख दिया किसी ने, तो पहले आप बार बार क्रॉस वैलिडेट करेंगे कि आपका डेटा सही है कि नहीं। आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे सारे सोर्सेस से, कोई अगर एरर है तो उसको करेक्ट करेंगे और फिर ही उसको सबमिट करेंगे। तो डिस्क्रिपेंसी को मैनेज करना आपको आना चाहिए केस प्रोसेसिंग करते समय। देन व्हाट आर द रीसेंट रेगुलेटरी चेंजेस, हाईलाइट करिए अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं या जो भी गाइडलाइंस में नया एडिशन हुआ है, क्योंकि गाइडलाइंस हमेशा हमेशा अपडेट होते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आज और कल अलग ही हो जाएगा, हाँ थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें ऐड होते रहते हैं विद टाइम। तो आपको लेटेस्ट गाइडलाइन से अपडेटेड रहना पड़ेगा। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के लिए बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं। और एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगेन थोड़ा सा गाइडलाइंस रिवाइज करो, ये सब चीजें हैं। सॉफ्टवेयर के नाम पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा हैंड्स ऑन नहीं भी अगर होगा। एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करिए, मॉक इंटरव्यूज की सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। देन okay, this is all from my side. Do like, share, and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. And if I will get good response and lot of people will be wanting, तो उसका मैं कोर्स लॉन्च करूंगी जिसमें मॉक इंटरव्यूज करेंगे हम लोग, देन 1-to-1 सेशंस करेंगे। एक एक जो मैंने एग्जांपल दिए उनके लॉन्ग डिटेल्ड आंसर्स के साथ, जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, और साथ के साथ कोर्स मटेरियल, राइट। तो टिल देन डू लाइक, शेयर, एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। थैंक यू एवरीवन।